नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इंस्टीट्यूट चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है, और मैक्सिमम जो है लोगों को कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन क्लास की तरफ हम बढ़ सके। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। शेयर इट एंड लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये एमसीक्यू सेशन आप लोगों के लिए लाभदायी है तो डेफिनेटली ये उन सब फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए लाभदायी होगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए हम यहाँ पे ला रहे हैं कुछ एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश की आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ऑप्शन को समझे, अपने जवाब को दीजिए, फिर उसको करेक्ट आंसर से मिलाइए, और अगर आप रॉन्ग होते हैं तो आप दोबारा से उसका जवाब दीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। Which of the following intervention should be your first priority when treating a patient experiencing chest pain while walking? क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा इंटरवेंशन जो है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपका व्हेन ट्रीटिंग, जब आप ट्रीट करो एक पेशेंट को जिसको क्या एक्सपीरियंसिंग हो रहा है, चेस्ट पेन, है ना। जब मरीज वॉक कर रहा है तब उसको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन वाले मरीज के लिए फर्स्ट इंटरवेंशन क्या काम में लेंगे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन फर्स्ट ऑप्शन है हैव द पेशेंट सिट डाउन, मरीज को नीचे बिठा दो। ऑप्टेन ईसीजी, एक ईसीजी तुरंत ले। गेट द पेशेंट बैक टू बेड, मरीज को दोबारा बेड के अंदर ले जाओ। और एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करो। विच इज द प्रायोरिटी एक्शन जब आप किसी भी मरीज को जो है चेस्ट पेन हुआ है, जब वो वॉक कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वेरी गुड, इनिशियल प्रायोरिटी पूछिए। इनिशियल प्रायोरिटी, जो भी मरीज चेस्ट पेन का होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन का डिमांड जो रहता है हार्ट का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। जब वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो चेस्ट पेन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा, तो उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई। तो हमने क्या करना है कि तुरंत उस पेशेंट की ऑक्सीजन की डिमांड को मिनिमाइज कर दो। और ऑक्सीजन की डिमांड को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले मरीज को क्या कर दो, बिठा दो। हैव द पेशेंट सिट डाउन, तुरंत नीचे बिठा दो उसको। वो मरीज जहां भी है, जब जैसे ही चेस्ट पेन हुआ तुरंत उसको बिठा दो। उसकी ऑक्सीजन की डिमांड, कंजप्शन जो है उसको डिक्रीज करो, मिनिमाइज करो। जैसे ही आप कंजप्शन डिक्रीज मिनिमाइज करोगे तो मरीज का चेस्ट पेन जो है उसमें उसको थोड़ी कमी होगी। हाँ, हम ईसीजी भी कराएंगे, हम मरीज को वापस बेड में भी ले जाएंगे, हम मरीज को एनटीजी भी देंगे, हम ऑक्सीजन भी लगाएंगे, हम उसको आगे एस्प्रिन की जरूरत पड़ेगी, मॉर्फिन की जरूरत पड़ेगी, सब चीजें करेंगे। लेकिन जब मरीज चल रहा है और चेस्ट पेन एक्सपीरियंस हुआ है, उसी समय फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर ए बनेगा, हैव द पेशेंट सिट डाउन। मैक्सिमम लोगों ने खोटे जवाब दिए हैं, अपने आप को करेक्ट कर दीजिए। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सभी लोग फटाफट से ए लिखेंगे, और जिन्होंने गलत किया वो तो 10-10 बार लिखेंगे। 10 को एक साथ नहीं लिखना है, 10 को अलग अलग लिखना है, ए एक ही बार लिखना है। कुछ लोग लगातार लाइन से 10 बार ए लिख देते हैं, वो उनका जवाब मेरे तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि ये चैट बॉक्स जो है उसको जो है जो है ले नहीं पाता है। तो एक एक बार ही लिखे, लेकिन 10 टाइम लिखे, 10 टाइम्स। स्कूल में मैडम सजा देती थी ना, वैसी वाली सजा ही है। आगे लेके चलता हूँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। Which of the following position would best aid breathing for a patient with acute pulmonary edema? क्या क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन सा बेस्ट एड है, मदद करेगा, कौन सा सबसे अच्छा एड है, मदद वाला डिवाइस है, वो पोजीशन बताइए जो पेशेंट को जैसे एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ तो उसको ब्रीदिंग को थोड़ा आसान बनाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन वुड बेस्ट एड ब्रीदिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा? एक मरीज है जिसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ है, तो कौन सा पोजीशन जो है वो सबसे अच्छा एड है, बेस्ट एड है ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में? फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है लाइंग फ्लैट इन द बेड, सेकंड है हाई फाउलर्स पोजीशन,
थर्ड वन है लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, और फोर्थ वन है सेमी फाउलर पोजीशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बेस्ट एड पूछा है ब्रीदिंग के लिए जिस मरीज को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ है। वेरी गुड। देखिएगा, कोई भी मरीज जिसको पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, एडिमा डेवलप हुआ है। तो जब पल्मोनरी एडिमा हुआ है, लंग कंप्रेस होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है मरीज को। ब्रीदिंग की डिफिकल्टी जब भी किसी मरीज को होती है तो उसके लिए सबसे अच्छी पोजीशन हमेशा रहती है हेड ऑफ बेड जो है उसको आपको क्या करना है, अपराइट करना है। तो यहाँ पे एकमात्र पोजीशन है हाई फाउलर पोजीशन, जिसमें हेड ऑफ बेड जो है उसको 90 डिग्री के ऊपर क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेड ऑफ बेड को 90 डिग्री पे एलिवेट कर दो, पोजीशन का नाम है हाई फाउलर पोजीशन। लेफ्ट साइड लाइंग और लाइंग फ्लैट पोजीशन से और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ेगी, और सेमी फाउलर से अच्छी पोजीशन मानी जाती है हाई फाउलर, इसलिए बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। बी हाई फाउलर पोजीशन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की पोजीशन ऑफ चॉइस है, जिससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर, ARF का मरीज है, एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट को हुआ है। What should expect hypertonic glucose, इंसुलिन इन्फ्यूजन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट? तीन चीजें हम उसको दे रहे हैं, तीन चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, कि हम उसको एक तो क्या दे रहे हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज, साथ में हम क्या दे रहे हैं, इंसुलिन। हाइपरटोनिक ग्लूकोज का मतलब होता है जिसकी ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन 5% से ज्यादा हो, वो सारा ग्लूकोज हाइपरटोनिक कहलाता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं 25% डेक्सट्रोज। साथ में हम क्या दे रहे हैं, इंसुलिन। अब आप नियर बाय पहुंच गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और साथ में हम क्या देंगे वहां पे, सोडा बाइकार्ब है। तो अगर ये चीजें हम किसी मरीज को दे रहे हैं, सोडा बाइकार्ब दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, 25% डेक्सट्रोज दे रहे हैं, ये चीजें हम मरीज को दे रहे हैं, एक्यूट रीनल फेलियर का मरीज है, तो आप किसका इलाज कर रहे हैं? ऑप्शन दिए हुए हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 25% डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन एकमात्र ड्रग ऑफ चॉइस है। देखो दो ऑपोजिट ऑप्शन जब भी होता है, मैं ये बात क्लियर कर चुका हूं कई बार, जब भी दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं, एक हाइपोकैलीमिया जिसमें पोटेशियम कम होता है, एक हाइपरकैलीमिया जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो जब भी दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं तो जवाब उसी में से होता है, और कम का तो इलाज होता नहीं है, इलाज तो ज्यादा का होता है। बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइपरकैलीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है 25% डेक्सट्रोज और इंसुलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइपरकैलीमिया एक कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट रीनल फेलियर का। पोटेशियम बॉडी से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, अब पोटेशियम जो है वो बॉडी में बढ़ गया है, हाइपरकैलीमिया की कंडीशन है। एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है हाइपरकैलीमिया, हमें तुरंत कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर हमने इमीडिएट एक्शन लेके उसको रिवर्स नहीं किया तो मरीज की जान का खतरा है। तो हम तुरंत इसको रिवर्ट करने के लिए ग्लूकोज देते हैं रेगुलर इंसुलिन के साथ में, और सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। जो इंसुलिन होता है वो पोटेशियम को प्लाज्मा में से वापस सेल में डाल देता है, और साथ में ग्लूकोज को भी ले जाता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसलिए साथ में 25% डेक्सट्रोज देते हैं, ताकि मरीज में कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि लगातार अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज हम नहीं करना देना चाहते, इसलिए हम मरीज को तुरंत ट्रीट करते हैं 25% डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, और साथ में उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया जो है उसका वो एक्यूट रीनल फेलियर के में नहीं होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी ग्लूकोज, इंसुलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक से पहचाना है। हाइपरकैलीमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। Which of the following nursing intervention should you use to prevent foot drop and contracture in a patient recovering from a subdural hematoma? एक मरीज है जिसको सबड्यूरल हिमेटोमा हुआ है, और उस मरीज में आपको प्रिवेंट करना है फुट ड्रॉप एंड कॉन्ट्रैक्चर्स को। तो वो पेशेंट जो सबड्यूरल हिमेटोमा से रिकवर कर रहा है, उसमें फुट ड्रॉप और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप वहां पे काम में लेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्या रोकना है आपको, फुट ड्रॉप और कॉन्ट्रैक्चर। मरीज किससे रिकवर कर रहा है, सबड्यूरल हिमेटोमा से, तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आप वहां पे काम में लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हाई टॉप स्नीकर्स, फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन, लो डोज हिपेरिन थेरेपी, सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइसेस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मरीज
सबड्यूरल हिमेटोमा से रिकवर कर रहा है और उस मरीज में आपको फुट ड्रॉप और कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करना है, क्या चीज आप काम में लेंगे? फटाफट से अपने जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक जवाब लिखे हैं, कुछ लोगों ने खोटे जवाब लिखे हैं। देखिएगा देखिएगा, आसान सवाल नहीं है, कारण का इलाज होता है। सबड्यूरल हिमेटोमा कौन सी कंडीशन है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? न्यूरोलॉजिकल। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिकवर कर रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से फुट ड्रॉप हो रहा है। फुट ड्रॉप जो है उसके होने का कारण है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और वो पेशेंट जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से फुट ड्रॉप और कॉन्ट्रैक्चर बन रहे हैं और उसको हमें प्रिवेंट करना है, तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हाई टॉप स्नीकर्स। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपका सवाल होगा सर हाई टॉप स्नीकर्स क्या होता है? तो हाई टॉप स्नीकर्स जो है उसमें जो शूज होता है, जूता होता है, वो स्लाइटली अपना जो एंकल है उससे ऊपर तक एक्सटेंड करता है, एंकल को पूरा कवर करके ऊपर तक जूता फैला हुआ रहता है। कॉमनली ये एथलेटिक्स जो होते हैं, जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, वो ज्यादातर इस तरीके के जूते पहनते हैं ताकि वो जब प्ले करे तो वो जूते जो है वो आराम से फिट रहे। तो ये इस तरीके के जो शूज होते हैं उनको हाई टॉप स्नीकर के नाम से हम जानते हैं, और ये फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने में यहाँ पे इन मरीजों की मदद करेगा। हाई टॉप स्नीकर्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, हाई टॉप स्नीकर्स। एक ऑप्शन लिखा हुआ है कंसल्टेंट विद फिजिकल थेरेपी, जो है ये इंपॉर्टेंट तो रहता है फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन हाई टॉप स्नीकर्स जो है एक इंडिपेंडेंटली तरीका है, मतलब इसमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन में जरूरत है किसी को कंसल्टेंट करने की, इसलिए बी से ज्यादा अच्छा आंसर है ए। सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, ए इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। The nurse is providing post-procedure care for a patient who underwent extracorporeal shock wave lithotripsy। एक मरीज है जिसको सर्जरी हुई है और सर्जरी का नाम है ECSW, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल, सॉरी, एक्स्ट्रा ECSW, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रोप्सी, है ना, ESWL या ECSWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रेप्सी, ये सर्जरी का नाम है। स्टोन को तोड़कर, है ना, निकालने का एक तरीका है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू, क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? एक मरीज है जिसको पोस्ट प्रोसीजर केयर दे रहे हो आप, और कौन सी प्रोसीजर हुआ है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रोप्सी, और रीनल कैलकुलाई की एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल करेक्शन है। तो क्या इंस्ट्रक्शन करेंगे आप मरीज को पोस्ट प्रोसीजर? फर्स्ट है लिमिट ओरल फ्लूइड इंटेक फॉर 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह तक ओरल इंटेक कम करना है। रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स इन द यूरिन, अगर छोटे छोटे सैंड लाइक पार्टिकल यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। और नेक्स्ट है नोटिफाई द प्रैक्टिशनर अबाउट क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन आए तो तुरंत नोटिफाई करना है। और लास्ट है रिपोर्ट ब्राइट पिंक यूरिन विद इन 24 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्राइट पिंक यूरिन अगर आता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना होता है। फटाफट से कौन सी चीज जो है आप इंस्ट्रक्ट करेंगे? क्या चीज मरीज को इंस्ट्रक्ट करके भेजेंगे कि ये चीज, इसका मतलब होता है कि ये चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसको तुरंत बताना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज क्या होती है? कुछ लोगों ने खोटे जवाब दिए हैं, कुछ लोग ठीक से बता पा रहे हैं। ब्राइट पिंक यूरिन 24 घंटे के अंदर आना नॉर्मल माना जाता है, ये कोई रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। विद इन 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी यूरिन का कलर थोड़ा ब्राइट पिंक होएगा क्योंकि उसमें ब्लड आता है मरीज को, और ये आना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, इसलिए इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। डी खोटा जवाब है ना। जो स्टोन हमने तोड़ा है वो फाइन सैंड लाइक पार्टिकल्स यूरिन में आएंगे, ये कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है, ये भी नॉर्मल है। और फ्लूइड इंटेक को लिमिट नहीं करना है, फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है, इसलिए ये जवाब नहीं बन सकता, ये इंस्ट्रक्शन हम नहीं देंगे। ए बी और डी जवाब यहाँ पे नहीं हो सकते, है ना। बी इनकरेक्ट है क्योंकि सैंडलाइन जो डेब्रीज है वो नॉर्मल होती है, ये रेजिडुअल जो स्टोन के प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं, है ना। और लिथोट्रिप्सी के बाद में इमेचूरिया होना कॉमन है, तो डी आंसर है नहीं, बी है नहीं, ए है नहीं, तो क्या बचा? सी। वेरी गुड, सी। अगर यूरिन जो है वो क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि मरीज जो है उसको क्या हो चुका है? इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन को तुरंत ट्रीट करना पड़ेगा। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए बी और डी खोटे जवाब है। वेरी गुड।
Which of the following sign of increased ICP intracranial pressure would appear first after head trauma? हेड ट्रॉमा के बाद में सबसे पहला साइन क्या रहेगा आईसीपी के बढ़ने का? फर्स्ट साइन पूछा है ना? विच ऑफ द साइन इंक्रीज आईसीपी का कौन सा साइन अपियर होएगा फर्स्ट आफ्टर हेड ट्रॉमा? हेड ट्रॉमा जब इंजुरी होती है, हेड को इंजुरी होती है, तो हेड के नीचे होता है ब्रेन। तो किसको इंजुरी होती है? ब्रेन को। ब्रेन को इंजुरी होती है तो ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, तो सेरिब्रल एडिमा होता है, सेरिब्रम में एडिमा होता है। और सेरिब्रम में जब एडिमा होता है तो आईसीपी जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। आईसीपी जब भी बढ़ता है तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर सीपीपी, जिस प्रेशर से ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। और जब सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होता है, ब्रेन के सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो सबसे पहला साइन क्या आएगा? ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूटेड यूरिन और वाइडेंड पल्स प्रेशर। सबसे फर्स्ट साइन, वेरी गुड, कुछ लोग ठीक जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब खोटे हैं। हमने अभी पढ़ा है कि हेड को ट्रॉमा मतलब ब्रेन को इंजुरी, ब्रेन को इंजुरी मतलब सेरिब्रम में एडिमा, सेरिब्रम में एडिमा मतलब आईसीपी बढ़ गया, आईसीपी बढ़ गया मतलब सेरिब्रम को परफ्यूजन नहीं हो रहा है, और सेरिब्रम को परफ्यूजन नहीं हो रहा है तो मरीज के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हाइपोक्सिया होगा ब्रेन के सेल और टिश्यू में, और मरीज जो है वो रेस्टलेसनेस और कंफ्यूज होएगा, है ना? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सबसे फर्स्ट एंड इनिशियल साइन है इंक्रीज आईसीपी का, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन विच विल लीड टू अनकॉन्शियसनेस, और मरीज यहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद में लेट साइन में कुसिंग ट्राइड के अंदर आता है ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, जिसकी वजह से वाइड हो जाता है पल्स प्रेशर, ये लेट साइन के अंदर आता है। और जब ब्रेन को इंजुरी होती है, एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, तो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन आता है, ये डायबिटीज इंसिपिटस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इंक्रीज आईसीपी का सबसे अर्लीस्ट साइन हमेशा हाइपोक्सिया की वजह से मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है और मरीज रेस्टलेसनेस और कंफ्यूज रहेगा, है ना? ब्रेडिकार्डिया और जो हमने पढ़ा है वाइड एंड पल्स प्रेशर, ये लेट साइन के अंदर आता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर डैमेज हो रहा है और एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो पॉलीयूरिया, लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन देखने को मिलेगा। तो ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन इज द फर्स्ट एंड इनिशियल साइन ऑफ head trauma, brain injury, cerebral edema और increase ICP. नेक्स्ट है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज यूज टू। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री किसके लिए काम में ली जाती है? व्हाट इज द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर? फर्स्ट है प्रमोट कफिंग, सेकंड है रिप्लेस द नीड फॉर अर्ली एम्बुलेशन, थर्ड वन है प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, फोर्थ वन है डिक्रीज द नीड फॉर एनाल्जेशिया। आज के सेशन का इजी क्वेश्चन है ये, और आराम से आप जवाब दे सकते हो। इंसेंटिव स्पायरोमीटर 3 बॉल वाला जो स्पायरोमीटर है जो काम में लिया जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, क्या इसका यूज था? यूज क्या है? वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। इट्स सी, इट्स प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करता है, लंबी गहरी सांस की कसरतों के लिए काम में लिया जाता है स्पायरोमीटर। और एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है लंग कोलैप्स, तो लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रमोट डीप ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, सी इज द करेक्ट वन। ये कपिंग को प्रमोट नहीं करता है, ये अर्ली एम्बुलेशन को रिप्लेस नहीं करता है, और ये एनाल्जेसिया की नीड को मिनिमाइज नहीं करता है। सी इज द करेक्ट वन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Which complaint by a patient is indicative of obstructive sleep apnea? मरीज की कौन सी कंप्लेन, यहाँ पे दिया हुआ है कि मरीज की कौन सी कंप्लेन इंडिकेट करती है कि मरीज को क्या हो रहा है? OSA हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज्यादातर ओबीज पेशेंट के अंदर होता है, मोटे लोगों के अंदर होता है, जिसमें रात को सोते समय उनका जो मोटापे के कारण उनके गले के अंदर फैट ज्यादा होती है और उनका जो सांस का रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उनको रात को हाइपोक्सिया रहता है, एपनिया रहता है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है नींद के अंदर। तो स्लीप में रेस्पिरेशन का सीजेशन होना और उसका कारण है ऑब्स्ट्रक्शन, ओबीज लोगों में ये बीमारी होती है। बीमारी का नाम है OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या साइन ये इंडिकेट करेगा कि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है? फर्स्ट है मरीज कंप्लेन करे हेडेक का, सेकंड है मेमोरी लॉस का, थर्ड है अर्ली वेकनिंग का, फोर्थ है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा साइन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का है? तो देखिएगा, अगर रात को मरीज जब नींद में होता है उसके रेस्पिरेशन का सीजेशन हो रहा है नींद के अंदर,
तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में रात में नहीं मिल पाती है, तो ब्रेन जो है वो स्लाइटली क्या रहता है, रात के टाइम में हाइपोक्सिक रहता है। हाइपोक्सिक ब्रेन हमने बोला क्या रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, इरिटेट रहेगा, तो प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाता है ब्रेन। तो हम रात को सोते इसीलिए है क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड को रेस्ट देना चाहते हैं। अगर उस कॉन्शियस माइंड को रात भर में रेस्ट नहीं मिला तो उसकी वजह से वो इरिटेट रहेगा, और दिन में जब मरीज हाइपोक्सिक कंडीशन में नहीं रहेगा उस समय वो सोएगा। तो इसका क्लासिकल कंप्लेन है कि मरीज कहता है दिन में नींद बहुत ज्यादा आती है, डे टाइम स्लीपिंग अगर मरीज को ज्यादा रहती है, मरीज सुबह सुबह उठ के अपने दुकान में जाता है और दुकान में भी उसको नींद आती है, क्लास में बैठता है तो नींद आती है, ऑनलाइन वीडियो देखता है राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर तो भी उसको नींद आती है, दिन में भी देखता है तो भी नींद आती है, रात को सर लाइव आते हैं उस समय उसको नींद आ जाती है, और दिन में वो वीडियो वापस रिपीट करके देखता है तो भी नींद आती है। अगर इस तरीके से नींद आ रही है तो ये प्रॉब्लम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया प्रॉब्लम उसमें हो सकती है अगर मरीज की कंप्लेन है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी जो है वो खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द बॉडीज प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो हमारी बॉडी का प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है ना, बॉडी का प्राथमिक एनर्जी देने वाला सोर्स वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? फैट, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक इस सवाल का जवाब सब लोग बड़े आराम से दे सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से आता होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी न्यूट्रिएंट, मतलब आप कुछ भी खाते हैं तो क्या चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए, क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए साहब। ग्लूकोज किसका बाई प्रोडक्ट है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से जो मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सीएचओ, कार्बोहाइड्रेट है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं, कार्बोहाइड्रेट, सीएचओ है ना। और ये सबसे पहला प्रीफर एनर्जी सोर्स है न्यूट्रिएंट का, कार्बोहाइड्रेट। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीएचओ। वेरी गुड। फैट, विटामिन और प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। गुड। मेंटेनिंग ए Follis catheter drainage bag in the dependent position prevent, Follis catheter जो ड्रेनेज बैग है उसको हम डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रखते हैं, वो क्या प्रिवेंट करेगा? है ना, अगर आप Follis catheter ड्रेनेज बैग को सही पोजीशन में रखोगे, एक डिपेंडेंट पोजीशन में रखोगे, उसको मरीज के जो पेल्विस एरिया उसके नीचे की तरफ लटका के रखोगे, तो क्या चीज को वो प्रिवेंट करेगा? फर्स्ट है यूरिनरी रिफ्लेक्स, सेकंड है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, थर्ड है यूरिनरी रिटेंशन, फोर्थ है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। Follis catheter ड्रेनेज बैग को आप डिपेंडेंट पोजीशन में रख के क्या चीज प्रिवेंट कर रहे हो, क्या चीज मेंटेन कर रहे हो? यूरिनरी रिफ्लेक्स, यूरिनरी रिटेंशन, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों का जवाब ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट्स यूरिनरी रिफ्लेक्स। एक अबनॉर्मल कंडीशन है यूरिनरी रिफ्लेक्स, जिसमें यूरिन का बैक फ्लो होने लग जाता है, और वो कब होगा? जब आप बैग को जो है कंधे के ऊपर डाल के चलोगे। अगर मरीज अपने Follis कैथेटर के आगे लगा हुआ यूरो बैग जो है, ड्रेनेज बैग है, उसको अगर कंधे पे रख दे तो ग्रेविटी की वजह से यूरिन का क्या होगा? बैक फ्लो होगा, रिफ्लेक्स होगा, इसको यूरिनरी रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है। यूरिनरी रिटेंशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें यूरिन का रिटेंशन होता है ब्लैडर में, और उस ब्लैडर में जब यूरिन का रिटेंशन होता है तभी हम Follis कैथेटर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटेंशन नहीं होके उसका क्या हो रहा है? रिफ्लक्स हो रहा है, इसलिए रिफ्लक्स करेक्ट आंसर है। ए बिल्कुल करेक्ट है, बी, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। A client to receive 1000 ml IV fluid in 6 hours, the drop factor is 10 drops per minute per ml. At how many drops per minute should the flow rate be set? एक मरीज है जिसको 1000 ml IV फ्लूइड 6 घंटे में देना है, 10 GTT पर ml ये ड्रॉप फैक्टर है, तो ड्रॉप पर मिनट आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला फिक्स है, ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं। ड्रॉप्स पर मिनट अगर आपको ज्ञात करनी है, कितनी देनी है, तो आप फ्लूइड को रख दो ml में, फ्लूइड है 1000 ml, उसको ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ड्रॉप फैक्टर है 10, नीचे टाइम है 6 और ओवर्स में है तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम 0 से 0 कट कर देंगे और 6 जो है उससे हम 2 से 3 टाइम्स, और ये 2 से चला गया 500, और ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से चला गया 250। अब 250 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, है ना, तो 2 18 और
पीछे बच गया आपका 7 और 763 और पॉइंट 27.8 ड्रॉप्स पर मिनट, इसको हम 28 बोल सकते हैं। तो पर मिनट ड्रॉप पर मिनट आएगी 28 ड्रॉप पर मिनट, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 ड्रॉप्स पर मिनट, 1000 ml अपॉन 10 अपॉन 6 into 60, 28 ड्रॉप्स पर मिनट, डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, वेरी गुड। The nurse is teaching a male patient to perform monthly testicular self examination। एक मेल पेशेंट है, उसको टीच कर रहे हैं मंथली टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका, है ना मेल पेशेंट है और उसको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में टीचिंग दिया जा रहा है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट पॉइंट टू मेक, कौन सा अप्रोप्रिएट पॉइंट आप काम में लेंगे तो उसकी टीचिंग सक्सेसफुल होगी, या टीचिंग करने में आप कौन सा पॉइंट ऐड करेंगे टीचिंग के अंदर। फर्स्ट है टेस्टिकुलर कैंसर इज हाईली क्यूरेबल, टेस्टिकुलर कैंसर बहुत ज्यादा अच्छे से क्यूरेबल है। सेकंड है टेस्टिकुलर कैंसर इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस, इनको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। थर्ड है टेस्टिकुलर कैंसर इज द नंबर वन कोज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन, मैन के अंदर कैंसर से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण टेस्टिकुलर कैंसर है। और लास्ट है टेस्टिकुलर कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर मैन, ओल्डर मैन में ये कैंसर ज्यादा होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जवाब इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो सोच के जवाब दीजिएगा। हाँ वेरी गुड, तुक्के नहीं मारने, तुक्के नहीं, तुक्के नहीं। हाँ तो टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में कुछ खास बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि टेस्टिकुलर कैंसर जो होता है वो यंगर मैन के अंदर ज्यादा होता है। यहाँ लिखा है ओल्डर मैन, तो ये तो खोटा हो गया, क्योंकि ओल्डर मैन में ज्यादा नहीं होता है, किस में ज्यादा होता है, यंगर मैन के अंदर, है ना, जवान लोगों के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओल्डर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि जो मैन में मृत्यु में कैंसर की वजह से होने वाली डेथ का सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो रहता है वो रहता है लंग कैंसर। कौन सा रहता है, लंग कैंसर। कैंसर के बारे में कौन सा कॉमन कैंसर मेल में, कौन सा फीमेल में, मृत्यु का कारण कौन सा है मेल में, कौन सा फीमेल में, वर्ल्ड में कौन सा, इंडिया में कौन सा, इसके ऊपर एक सेपरेट कैंसर के नाम से लेक्चर है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें। और मोरालिटी बनती है कि मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराए। आज से हर रोज मैंने कहा था आपको शपथ लेके 20 लोगों तक पहुंचाना है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, और ऐसा करने से हम कई लोगों तक ये इंपॉर्टेंट मटेरियल पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती की मदद करें उन लोगों की जिनको जरूरत है इस तरीके के मटेरियल की, ताकि वो जो है अपना बेहतरीन भविष्य बना सके। तो वो वीडियो जरूर प्रीफर करें जो कि कैंसर के बारे में है। लंग कैंसर डेथ का मोस्ट कॉमन कारण होता है मैन के अंदर, लंग कैंसर। तो यहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर ये नहीं बन सकता, इसलिए ये भी खोटा जवाब बन गया। एक ऑप्शन लिखा हुआ है टेस्टिकुलर कैंसर जो है उसको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो टेस्टिकुलर कैंसर जो है उसको अर्ली डिटेक्शन करके हम अर्ली से उसका इनिशिएशन ट्रीटमेंट का ले सकते हैं। तो डायग्नोस करना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ये भी खोटा हो गया। तो बी, सी और डी तीनों खोटे हैं। जल्दी डायग्नोस करेंगे तो इसकी क्योर रेट बहुत अच्छी है, हाईली क्यूरेबल है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, टेस्टिकुलर कैंसर इज हाईली क्यूरेबल, ये आपको एल टीचिंग में इंक्लूड करना है। डिफिकल्ट डायग्नोस इंक्लूड नहीं करना है, आराम से डायग्नोस हो जाता है। ये डेथ का मोस्ट कॉमन कारण नहीं है, और ये ओल्डर लोगों में नहीं होता है, यंगर में ज्यादा होता है, इसलिए बी, सी, डी खोटा है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच सिम्टम वुड अकर इन ए पेशेंट विद ए डिटैच रेटाइना। डिटैच रेटाइना के मरीज में कौन सा सिम्टम जो है, डिटैच रेटाइना मरीज को प्रॉब्लम क्या हुई है, रेटाइना जो है वो डिटैच हो गया है, तो कौन सा सिम्टम जो है वो अकर होएगा पेशेंट के अंदर, डिटैच रेटाइना के वाले पेशेंट में कौन सा सिम्टम होगा। फ्लैशिंग लाइट एंड फ्लोटर्स, होमोनिमस हेमियानोपिया, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन और टॉसिस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। डिटैच रेटाइना प्रॉब्लम हुई है, कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। तो रेटाइनल डिटैचमेंट का सिम्टम होता है एब्रप्ट फ्लशिंग लाइट एंड फ्लोटर्स, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, है ना, फ्लैशिंग लाइट, फ्लोटर्स और लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। क्या होता है, पेरिफेरल विजन का लॉस होता है, ये डिटैच रेटाइना का सबसे फर्स्ट साइन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है। फ्लैशिंग लाइट, फ्लोटर्स एंड लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन रेटाइनल डिटैचमेंट का सबसे पहला साइन है। तो सेंट्रल विजन लॉस नहीं होता है, इसलिए खोटा जवाब है, पेरिफेरल विजन लॉस होता है डिटैच रेटाइना के अंदर। इसके अलावा होमोनिमस हेमियानोप्सिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये ज्यादातर ब्रेन की इंजुरी में देखने को मिलता है ना, ब्रेन इंजुरी जब होती है उसमें देखने को मिलता है, ये सेंटर की प्रॉब्लम है। ब्रेन इंजुरी, हेड की इंजुरी, ब्रेन को ट्रॉमा जब होता है तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और टॉसिस जो होता है वो सबसे
फर्स्ट और इनिशियल साइन है माइस्थेनिया ग्रेविस का, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। या स्ट्रोक का जो मरीज होता है उसमें टॉसिस हो सकता है। ड्रॉपिंग आईलिड को टॉसिस के नाम से जानते हैं, तो ये भी खोटा जवाब है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी खोटे जवाब है। बी और डी सेंट्रल की प्रॉब्लम है, और सी जो सेंट्रल विजन लॉस है वो डिटैच रेटिना में नहीं होता, इसमें पेरिफेरल विजन का लॉस देखने को मिलता है। और सडन जो है वहां पे शैडो ऑफ कर्टन इन द विजन देखने को मिलता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ए 40-year-old पेशेंट्स रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरेक्ट, है ना। कौन सा कारण है कैटरेक्ट डेवलप होने की संभावना पेशेंट में पैदा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। सेकंड है मैटरनल एक्सपोजर टू रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड है इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और फोर्थ है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा। 40-year-old पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरेक्ट, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, खोटे जवाब दिए जा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। कई लोग जो है रूबेला की कारण बता रहे हैं। बी ऑप्शन मैटरनल एक्सपोजर टू रूबेला। 40 साल का हो चुका है आदमी, उम्र के ऊपर गौर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। आदमी की उम्र कितनी है? 40 ईयर। अब 40 साल में कौन सा कंजेनाइटल प्रॉब्लम होगी? अगर मदर रूबेला के एक्सपोजर होगी तो उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, वो 40 साल के ऊपर जाके थोड़ी होएगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगाइए। खोटा जवाब है बिल्कुल, बी बिल्कुल खोटा जवाब है। रूबेला नहीं हो सकता। इंट्राओक्युलर प्रेशर का बढ़ना कैटरेक्ट की बीमारी नहीं है, ग्लाउकोमा होता है। ये क्या होता है? ग्लाउकोमा। और स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट स्ट्रेप का हिस्ट्री होता है तो उसकी वजह से रूमेटिक फीवर होता है। तो ये तो तीनों ही खोटे हो गए जो आप जवाब दिए जा रहे हैं। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर है डी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। जो मरीज लंबे समय तक स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स काम में लेते हैं उन मरीजों के अंदर जो है रिस्क रहती है कैटरेक्ट के डेवलप होने की, है ना। बाकी रिस्क फैक्टर है ही नहीं कैटरेक्ट के डेवलप होने में। ए, बी और सी खोटे जवाब है। 40 साल की उम्र पे कैटरेक्ट होने का कारण है स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट का प्रोलॉन्ग यूज करना, और वो कोज बनते हैं कैटरेक्ट के। वेरी गुड, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों खोटे जवाब है। बहुत अच्छे। इन केयरिंग फॉर ए पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में आप मरीज को केयर दे रहे हैं, what should the patient to tell the patient to notify his physician of which of the following condition, है ना। क्या चीज जो है आप नोटिफाई करेंगे? मतलब कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो ऐसा क्या पेशेंट का कंप्लेन था जो तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा? मतलब वो अबनॉर्मल कंडीशन है, उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको नोटिफाई करना पड़ेगा पेशेंट को? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड विजन, सेकंड है आई पेन, थर्ड है ग्लेयर, फोर्थ वन है ईचिंग। फटाफट से जवाब लिखिएगा। नोटिफाई की जाने वाली चीज कौन सी रहेगी? ब्लड विजन, आई पेन, ग्लेयर और ईचिंग। वेरी गुड, कुछ लोग ठीक जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। देखिएगा, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में कभी भी मरीज को पेन एक्सपीरियंसिंग नहीं होना चाहिए, और अगर पेन हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि मरीज जो है उसको हाइपेमा हो गया है ना। अगर मरीज को आई में पेन हो रहा है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। अगर उसको आई में पेन हो रहा है तो ये हाइपेमा को इंडिकेट करता है, जो कि सर्जरी के बाद का एक कॉम्प्लिकेशन है। उस मरीज के अंदर क्लाउडिंग हो गई है, हाइपेमा, या क्लाउडिंग इन द एंटीरियर चैम्बर जो है उसमें क्लाउडिंग है, और उस मरीज में इन्फेक्शन हो गया है। तो पेन नहीं होना चाहिए। कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में पेन हो रहा है, ये प्रॉब्लम वाली बात है, ये कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी मरीज को थोड़ा ब्लड विजन, थोड़ा ग्लेयर, थोड़ा ईचिंग जो है ये नॉर्मल साइन है, तो ये तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मरीज को वहां पे आई में पेन हो रहा है, ये नोटिफाई करने वाली बात है। कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में आंख में दर्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर कर देवे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो सारथीपन दिखाएं, नीडी लोगों की मदद करें, इस तरीके के कंटेंट को अप्रोच करवाएं मैक्सिमम लोगों तक। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो सेशन के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आएंगे। आप लोगों की मॉरल ड्यूटी मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर याद दिलाता हूं कि देखिएगा, अप्रोच जो है वो मैक्सिमम लोगों तक अपनी होनी चाहिए, संकल्प के साथ में, मोरलिटी के साथ में,
एक आदमी 20 लोगों तक अप्रोच करेंगे। आप इस कंटेंट को अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने स्टेटस के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक वाइड स्प्रेड करिए, ताकि मैक्सिमम चीजें हम आप तक डिलीवर कर पाए। मैक्सिमम चीजें आएगी, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, तो मैक्सिमम जो है लोगों का भविष्य जो है वो एक शानदार जो है जो भविष्य उनका वेट कर रहा है, वो उस तक पहुंचने में हमारी अगर 1% भी मदद रहती है, तो हम आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। एक बार करके देखिएगा, ये आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, आई प्रॉमिस। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय महाकाल।